ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये दुनिया यहाँ कितने हिले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों चलिए आज हम लोग पुनः एक बार इस डेरिवेशन पर चर्चा करते हैं। क्लास 12th में प्रिज्म का जो अपवर्तनांक होता है तथा न्यूनतम विचलन कोण के बीच रिलेशन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से यह रिलेशन फाइंड किया जाता है। आप सबको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास रहेगा, बस आप लोग कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। इट्स ओके। चलिए हम लोग बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और देखते हैं न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। हम लोग जो कल फिगर बनाए थे वो कुछ इस प्रकार से था कि हमने एक फिगर इस प्रकार बनाया था। एक प्रिज्म मान लिए थे इसमें कि जो प्रिज्म है अपना, जो प्रिज्म है उसके दो फलक हैं ए बी और सी, तथा यहां से हमने क्या किया था, एक किरण को भेजा था। वो किरण यहाँ अपने पास एक अभिलंब प्राप्त हुआ था। इस अभिलंब से इस तरफ जाकर और उसके बाद यहाँ से ये किरण वापस आ जा रही थी। मतलब आप लोग यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये प्रकाश किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है निर्गत किरण, निर्गत किरण ये है। और आप लोगों ने क्या किया था, यदि आप ध्यान दें तो आपने इस किरण को आगे की ओर बढ़ाया था। इसको P क्यों मानकर इधर क्यों मान लीजिए यहाँ पर, और इसको RS मानकर आपने इस किरण को आगे की ओर बढ़ाया और इस किरण को पीछे की ओर जब बढ़ाया तो आपने पाया था कि यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आ रही है जहां हमें प्राप्त हो रहा है विचलन कोण। इस बार हमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? डेल्टा एम। और आप जानते हैं कि ये माध्यम जो है वो विरल है और प्रिज्म है सघन माध्यम में। इस किरण को भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इस किरण को भी क्या करते हैं हम लोग, पीछे की ओर बढ़ाकर मिला देते हैं। ये किरणें यहाँ पर मिल गई और ये किरणें यहाँ पर मिल गई। मान लेते हैं ये जो कोण है अपना, ये किरण आपतित हो रही है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई कहते हैं और इसे हमने कल माना था कि ये कौन सी किरण है, और इसको आई डैश माना था, यानी कि निर्गमन कोण आई डैश। ये आई डैश था, यहाँ पर आई प्राप्त हुआ था, यहाँ पर भी आई डैश, आई डैश हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ जो बिंदु है हमारे पास वो D है। ये बिंदु अपने पास D है और साथ ही साथ ये वाला बिंदु E है। इतना आप लोग मान लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और ढूंढते हैं यहाँ पर त्रिभुज। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कोई त्रिभुज अगर, तो आप QER देख सकते हैं। कौन सा त्रिभुज? तो P और यहाँ पर अपना बनेगा Q, P और Q है तो QER
आर। आप देख सकते हैं त्रिभुज क्यू ई आर में क्यू ई आर ये वाला त्रिभुज जो हमें प्राप्त हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं ये और ये क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे तो ये हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा कि आर प्लस ई, आर कौन सा है अपना, ये वाला आर नहीं आई डैश है, तो हम लोग क्या मानेंगे इसे आई डैश। मतलब ये अपना कोण जो है आर होगा, आर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आई तो ये आर और ये आई डैश तो ये आर डैश। आर प्लस आर डैश साथ ही साथ प्लस ई, आर प्लस ई प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो हमारे पास एक अज्ञात है, तो क्या करेंगे इस प्रकार से देखिए r प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या पता है कि जो r है और r डैश है ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण है ये बहुत अल्प है, तो हम लोग यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में r बराबर r डैश। तो लिखेंगे यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए r इज इक्वल टू आर डैश। मान रख दीजिए r प्लस ई प्लस आर इज इक्वल टू 180 अंश, यानी कि 2r प्लस ई इज इक्वल टू 180 अंश। 2r प्लस ई इज इक्वल टू 180 अंश, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे त्रिभुज पर। दूसरा त्रिभुज आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है या नहीं, क्यू आर और डी में कौन सा त्रिभुज, क्यू आर और डी से हम क्या करेंगे, ये आर है ये आई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप बताइए, आई माइनस आर हो जाएगा, ये आई माइनस आर और ये हो जाएगा आई डैश माइनस आर डैश। तो आई आर आई डैश आर डैश, इसको हम लिखते हैं आई, यहां पर ध्यान दीजिए आई माइनस आर है, आई माइनस आर। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं आई डैश माइनस आर डैश। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पुनः प्लस 180 प्लस 180, और उसके बाद इस डेल्टा एम को इसमें क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, इज इक्वल टू पुनः त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के। क्यों हुआ, आई और आर ये वाला है, आई डैश आर डैश ये वाला है, प्लस 180 माइनस डेल्टा एम। क्यों हुआ, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं इस पूरे कोण में डी में जो है ये डेल्टा एम कम है, इसलिए डेल्टा एम 180 अंश। यहाँ ये कैंसल हो जाएगा, कैंसल हो गया। अब अपने पास क्या बच रहा है, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में हम लोग क्या मानेंगे पुनः डेल्टा एम बराबर उधर कर देंगे, तो डेल एम बराबर आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश। इतना समझ में आया, कुछ नहीं किए हैं, इसको उधर किए तो प्लस हो गया, बाकी सब वैसे उतार दिया गया है। अब आप पुनः लिखेंगे न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए, न्यूनतम विचलन कोण के लिए आई इज इक्वल टू आई डैश आर इज इक्वल टू आर डैश। मान रख देंगे तो प्राप्त होगा डेल्टा एम बराबर आई माइनस इस स्थान पर आर, और ये हो जाएगा प्लस आई डैश की वैल्यू कितना है, तो आई डैश इज इक्वल टू आई है माइनस आर डैश इज इक्वल टू आर है। चलिए डेल्टा एम इज इक्वल टू आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, यानी डेल एम इज इक्वल टू 2i माइनस 2r हो गया, 2i माइनस 2r कितना आ गया
2i माइनस 2r आ गया। डेल यम इज इक्वल टू, मतलब डेल्टा यम इज इक्वल टू 2i माइनस 2r। और आपको यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है डेल यम आ गया। अब हम लोग एक चतुर्भुज पर यहाँ चर्चा करेंगे, जो चतुर्भुज है डी क्यू ई आर में। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज डी क्यू ई आर से। आपको पता है चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। यही नियम लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे a प्लस 90 अंश, a प्लस 90 अंश प्लस, और उसके बाद ये वाला e है अपने पास, तो इसको लिख देंगे e प्लस 90 अंश इज इक्वल टू 360 अंश। a प्लस 90 अंश, a प्लस 90 अंश और उसके बाद e प्लस 90 अंश। क्यों हुआ? चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। और यहाँ आप देखिए a प्लस 90 अंश, e प्लस 90 अंश बराबर 360 अंश। अब हमें क्या करना है? ये a प्लस e बराबर कितना हो जाएगा? तो 360 अंश माइनस 180 अंश, यानी कि a प्लस e बराबर 180 अंश। a प्लस e बराबर कितना आ गया? 180 अंश। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में है 2r प्लस e बराबर 180, a प्लस e बराबर 180 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से आप लोग देख पा रहे होंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम लिखेंगे 2r प्लस e बराबर a प्लस e। इतना समझ में आया? 2r प्लस e, बायां पक्ष a प्लस e, इसका बायां पक्ष, दोनों क्या है? बराबर है। तो e से e अपना क्या हुआ? कैंसल हो गया। अपने पास बचा 2r इज इक्वल टू a और r इज इक्वल टू क्या हो गया? a बाई 2। ये हमें प्राप्त हो गया r बराबर, और ये हमें प्राप्त हो गया डेल्टा यम बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे? इस डेल्टा यम, देखिए यहाँ पर जो डेल्टा यम है, डेल्टा यम लिखा है 2i माइनस 2r। और आपको क्या पता है? आपको पता है कि जो 2r है वो किसके बराबर है? a के बराबर है या नहीं? a बराबर 2r। तो यहां से हम रख सकते हैं डेल्टा यम इज इक्वल टू 2i माइनस a। रख सकते हैं या नहीं बताइए? 2r के स्थान पर a रख देंगे। ये इतना आपको प्राप्त हो गया। अब आपको क्या करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है। आपको मिल गया डेल यम बराबर 2i और उसके बाद माइनस a। तो 2i बराबर क्या हो गया? डेल यम प्लस a हो गया, और साथ ही साथ i इज इक्वल टू डेल यम प्लस a बाई 2। i की वैल्यू प्राप्त हो गई, r की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे स्नेल का नियम। यहां देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू, आप बताइए क्या होता है? 1n2, 1n2 n2 बाई n1, जिसे हमने माना है n के बराबर। आपने माना था लेंस वाले में और पृष्ठ वाले में भी n2 बाई n1 इज इक्वल टू n। तो यहाँ क्या करेंगे? अब साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू n हो गया। n को आगे लाएंगे, साइन उसके बाद i के स्थान पर i का मान और r के स्थान पर r का मान। n इज इक्वल टू लिखते हैं साइन i के स्थान पर कितना है? डेल यम प्लस a बाई 2 अपान साइन r के स्थान पर a बाई 2। बताइए n इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 प्राप्त हो गया। आपको जो फार्मूला चाहिए था न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक में संबंध आ गया। n इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू साइन a बाई 2। यदि प्रिज्म बहुत पतला है तब हम देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। यदि प्रिज्म पतला है, पतले प्रिज्म के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है? ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है साइन a प्लस डेल एम बाई 2।
किस प्रकार निकाला गया, देखिए आई बराबर क्या है, साइन एम प्लस ए बाई टू है या नहीं। डेल एम आई बराबर अपने पास क्या है, यदि प्रिज्म बहुत पतला है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहले आप बताइए इतना समझ में आया या नहीं, बताइए इतना आपको समझ में आया कि नहीं। तो पतले प्रिज्म के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं, इसको जो साइन डेल एम प्लस ए बाई टू है इसको मानते हैं डेल एम प्लस ए बाई टू के, तथा साइन ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू के, इतना ही हम लोग मानते हैं। यदि प्रिज्म पतला है तो हम लोग साइन वाला जो है साइन को हटा देंगे, केवल कोण मानेंगे कि डेल एम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू, इतना मानेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर मान रखेंगे। स्नेल का जो नियम हमारे पास प्राप्त हुआ था उसी में यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो n बराबर आ जाएगा डेल एम प्लस ए बाई टू बाई ए बाई टू, इस 2 से 2 कैंसल हो गया। n बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ बताइए, ये ऊपर जाएगा ये नीचे, n बराबर हो जाएगा डेल एम प्लस ए बाई ए, डेल एम प्लस ए बाई ए। अब क्या करेंगे, इस a से इसमें गुणा कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा डेल एम प्लस ए बराबर यन ए, डेल एम प्लस ए बराबर यन ए, और डेल एम बराबर हो जाएगा यन ए माइनस ए, यहां से डेल एम बराबर ए कॉमन लेंगे तो यन माइनस वन और ए आ जाएगा कॉमन में। ये हो गया पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला। तो आई थिंक आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, तो चलिए आपको कंप्लीटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है तथा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, इन दोनों के बीच में संबंध। एक बार पुनः हम लोग चलिए रिवाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। आपको क्या करना है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम तथा प्रिज्म के अपवर्तनांक के बीच संबंध ज्ञात करना है। करेंगे कैसे, तो हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे हैं कि आप लोग मानेंगे कि ए बी है क्या है, अपवर्तक फलक, और ए सी अपवर्तक फलक है, बी सी मुख्य परिच्छेद है, पी क्यू आपतित किरण है, और ये अपवर्तित किरण ये निर्गत किरण। पी क्यू आई कोण पर आपतित हो रही है, आई डैश कोण पर ये किरण निर्गत हो रही है, और ये किरण अपवर्तित किरण है आर डैश पर, और ये आर और आर डैश पर निकल जा रही है। यहाँ ये जो शेष बच रहा है आई माइनस आर, आई डैश माइनस आर डैश, हम लोग क्या करेंगे, पहले ये वाला त्रिभुज लेंगे और जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश लगाएंगे और मानेंगे न्यूनतम विचलन कोण के लिए जो आर है वो आर डैश के बराबर है। बताया गया आपको कि आपतन कोण ये बराबर होता है, ये बराबर भी हो, ये बराबर होंगे, तो हमें 2r प्लस ई बराबर 180 अंश प्राप्त हो गया। दूसरा त्रिभुज लेंगे क्यू आर और डी में पुनः वही नियम लगाएंगे, आई माइनस आर प्लस आई डैश आर डैश प्लस 180 माइनस डेल्टा एम बराबर 180 अंश। डेल्टा एम बराबर हमें ये प्राप्त हो जाएगा न्यूनतम विचलन कोण के लिए, यहाँ भी मानेंगे आई बराबर आई डैश, आर बराबर आर डैश होता है, और उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 2i माइनस 2r। चतुर्भुज लेंगे कौन सा, तो आप देखिए डी क्यू ई आर लिया गया, डी क्यू ई आर में चारों कोणों का योगफल 180 अंश, ए प्लस 90 360, ए प्लस ई बराबर 360 माइनस 180 अंश, ए प्लस ई बराबर 180 अंश। इन दोनों समीकरणों से आपको पता चल रहा है कि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर है। इस प्रकार हमने आर का मान ज्ञात कर लिया। आर का मान ज्ञात होने के बाद ए का मान हमें ज्ञात है, तो डेल्टा एम वाली में वैल्यू रखकर ए का मान आर के स्थान पर यानी कि 2r के स्थान पर ए रखकर आई ज्ञात कर लेंगे। आई और आर ज्ञात हो गया, तो अब हम लोग लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम लगाते ही हमें n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू बाई साइन ए बाई टू प्राप्त हो गया। यही फार्मूला है, और यदि प्रिज्म पतला है तो हम मानेंगे साइन डेल एम प्लस ए बाई टू इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू। और इसको जब हम लोग स्नेल के नियम में रखेंगे तो n बराबर ये प्राप्त होगा, 2 से 2 कटेगा और उसके बाद पक्षांतर करते हुए जाएंगे तो डेल एम इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई ए आ जाएगा। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है, समझ में आया है और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे और क्लास 12th 11th 9th और 10th की तैयारी आप लोग मजबूत करते रहें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।